हेलो, वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं ये रेडियंट एकेडमी के इस नए लेक्चर में। और आज हम 2 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का लेक्चर जो होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है। तो हमने इससे पहले के जो लेक्चर्स लिए थे वो मराठी में लिए थे, आज हिंदी में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर होगा हिंदी में। तो लेट अस सी व्हाट डू वी हैव। आज हम 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे चर्चा करेंगे, जिनमें सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम नाम की एक कंसेप्ट है, हम उस पे जाएंगे। कंसेप्ट यानी स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया में, उस पे जाएंगे। दूसरा हम देखने वाले हैं आज की आरबीआई ने कौन सी बैंक को ऑथराइज किया है एजेंसी बैंक बनने के लिए, तो उस बैंक का नाम भी हम जानेंगे। उसके बाद एक टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में बहुत कमी आई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में जब हम लेक्चर एंड करेंगे तो 2 दिसंबर की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं पे या 2 दिसंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट? लेट्स गो। पहला पॉइंट, तो आज का पहला मुद्दा है सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम के बारे में। मैं पहले आपके लिए हेडलाइन पढ़ लूं और फिर विल गो इनटू द डिटेल्स। 3 इंडियन ओरिजिन women साइंटिस्ट अमंग ऑस्ट्रेलियाज सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम। 3 इंडियन विमेन ओरिजिन की महिलाएं हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम में जगह मिली है। अब ये सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम क्या है ये पहले जान लेते हैं। पहले तो हम लोग स्टेम क्या है ये जान लेंगे। स्टेम इसमें STEM ये 4 लेटर्स हैं। S स्टैंड्स फॉर साइंस, T stands for technology, E stands for engineering and M stands for mathematics, maths। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है, ये 4 सेक्टर्स है, इनसे बना होता है स्टेम। अब सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है STA। STA stands for साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया। STA ये ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या है, दुनिया भर में एक धारणा बनी हुई है कि महिलाएं इन 4 सब्जेक्ट्स में, इन 4 सेक्टर्स में जरा कम एक्टिव होती हैं। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जितना कंट्रीब्यूशन या जितने एक्टिव मेल्स होते हैं उतनी एक्टिव महिलाएं नहीं होती। और इस धारणा को बदलने के लिए STA हर साल एक स्कॉलरशिप जैसा कुछ प्रोग्राम, यानी अवार्ड के जैसा एक प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में चलाती है जिसका नाम है सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम। अब ये प्रोग्राम में होता क्या है? STA इस प्रोग्राम में 60 यानी 60 ऐसे विमेन साइंटिस्ट को चुनती है। 60 विमेन साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स या मैथमेटिशियंस को चुनती है पूरे ऑस्ट्रेलिया में से। और उन 60 महिलाओं को ये लोग प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको पब्लिक में ज्यादा विजिबल करते हैं, मीडिया में ज्यादा विजिबल कराते हैं। इतना ही नहीं, उनको लोगों के सामने रोल मॉडल्स की तरह पेश किया जाता है, और जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ देखें और लोगों की ये धारणाएं बदले कि इन 4 सेक्टर्स में भी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो हर साल ऐसी 60 महिलाओं को चुना जाता है। इस साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोजेक्ट में क्या है कि इस साल 3 इंडियन ओरिजिन की विमेन इसमें इस 60 लोगों की लिस्ट में शामिल है। इन 3 महिलाओं के नाम क्या है? सबसे पहले है नीलिमा कड़ियाला। नीलिमा कड़ियाला ये एक इंजीनियर है, प्रोग्राम इंजीनियर। चैलेंजर लिमिटेड नाम की वहां एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, ये वहां पे प्रोग्राम इंजीनियर है, इसीलिए IT के सेक्टर में ये काम करती है। और इनके काम की वजह से इनको इन 60 लोगों में जगह मिली है। दूसरा जो नाम है वो है डॉक्टर एना बाबूरामानी। इनका डॉक्टर एना बाबूरामानी ये बायोमेडिकल रिसर्च के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ग्रुप है, उस ग्रुप का डॉक्टर एना बाबूरामानी ये हिस्सा है और ये बायोमेडिकल की फील्ड में रिसर्च कर रही है। तीसरा जो नाम है वो है डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी। इनका डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी ये वहां ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रही है और ये एक जियोलॉजिस्ट है।
तो इन 3 महिलाओं को इस साल ऑस्ट्रेलिया का सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम इनमें जगह मिली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आपको एग्जाम के हिसाब से इस स्कॉलरशिप का या इस अवार्ड का जो नाम है वो याद रखना है। इसके साथ साथ इन 3 महिलाओं के भी नाम याद रखना है, जो है नीलिमा कड़ियाला, डॉक्टर एना बाबूरामानी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर में आज एक सबसे बड़ी समस्या है। और यूरोपियन देश हो गए या अमेरिका हो गया या इवन इंडिया हो गया, ये जो कंट्रीज है ये कंट्रीज स्पेसिफिकली चिंतित है चाइना की कंपनी से होने वाली ऑनलाइन फ्रॉड से या साइबर फ्रॉड से। इसलिए अपनी साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम को इंप्रूव करने का काम हमेशा ये कंट्रीज करती रहती है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने एक नया लेजिस्लेशन बनाया है, एक नई सिस्टम बनाई है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने नया लेजिस्लेशन अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया है? उनकी साइबर सिक्योरिटी को पक्का करने के लिए, उनकी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए यह नया लेजिस्लेशन लाया है। इस नए लेजिस्लेशन का नाम क्या है? अब नए लेजिस्लेशन का नाम कोई नया नाम नहीं है, पुराना जो नाम था उसी का ये रिवाइज्ड वर्जन है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब ये नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का रिवाइज्ड वर्जन होने की वजह से इसको कहा जाएगा NIS2, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 2। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल आए कि यूरोपियन यूनियन ने साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी सिस्टम लाई है या कौन सा लेजिस्लेशन लाया है, तो आपको नाम याद रखना है, इट इज NIS2। NIS2 का फुल फॉर्म है नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिवाइज्ड वर्जन या सेकेंड एडिशन आप इसको कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट पे चलते हम लोग अभी। तीसरा जो पॉइंट है वो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के बारे में। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट किस चीज का है? तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग RBI ने तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक को एजेंसी बैंक का दर्जा दिया है या एजेंसी बैंक करके ऑथराइज किया है। अब हमको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि ये एजेंसी बैंक होती क्या है। एजेंसी बैंक को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक बैंक होती है जो किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी एंटिटी के लिए, इन दोनों में से किसी के लिए भी एक एजेंट का काम करेगी, यानी उनके बिहाफ पे बैंक एक्ट करेगी। तो ये अगर कोई बैंक करती है तो उसको हम एजेंसी बैंक कहेंगे। इस केस में जहां पे RBI से तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक को ऑथराइजेशन मिला है, उस केस में तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक यानी TMB विल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार के एजेंट की तौर पे काम करेगी। अब इंडिया में क्या ये एक ही बैंक है जो एजेंसी बैंक बनेगी? ऐसा नहीं है। इससे पहले 31 बैंक्स है जो कि ऑलरेडी एजेंसी बैंक का काम कर रहे हैं। इसी में TMB का भी नाम अभी आ जाएगा। अब TMB एक तो बहुत पुरानी बैंक है, इसलिए RBI को ज्यादा मुश्किल नहीं गई होगी इसको एजेंसी बैंक चुनने में। एक बहुत पुरानी बैंक है, काफी सालों से एग्रीकल्चर लोन, MSME और रिटेल बैंकिंग इसमें बहुत अच्छा काम TMB कर रही है। 100 साल से ज्यादा पुरानी बैंक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1921 में, और उस समय इस बैंक को नादर बैंक कहा जाता था। अब नादर बैंक तो 1921 में कहा जाता था, इसके बाद नाम बदल गया, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक हो गया। हमको ये भी सवाल आ सकता है इसमें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो TMB का हेडक्वार्टर जो है वो है तुथुकुड़ी में। तुथुकुड़ी। तो ये तुथुकुड़ी जो है ये तमिलनाडु में है, और यहां पे TMB का तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक इनका हेडक्वार्टर है। तो इस पॉइंट से, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस में इस बार IBPS PO में बहुत क्वेश्चंस आए थे,
तो फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड जब कोई बात आती है तो उसकी डिटेल्स हमको पता होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आरबीआई ने किसको ऑथराइज किया एजेंसी बैंक बनने के लिए, तो आपको नाम याद रखना है टीएमबी। ये भी सवाल पूछा जा सकता, इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग भी सवाल पूछा जा सकता है, या सवाल इनके हेडक्वार्टर के यानी हेडक्वार्टर कहाँ है इसके रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ये तीनों चीजें हमको याद रखनी है। चलो तो अब अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। यहां पे हम पहले पढ़ लेंगे उसको। AIMAI नेम्स रोहित जैन एज चेयरमैन डिजिटल एंटरटेनमेंट कमिटी। यहां पे 2-3 नाम आ गए, 3 नाम आ गए। एक तो आ गया AIMAI, दूसरा है रोहित जैन, और तीसरा नाम है डिजिटल एंटरटेनमेंट कमिटी। इन तीनों के बारे में जानेंगे आराम से। अभी देखो AIMAI क्या है। AIMAI का फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो डिजिटल स्पेस में काम करने वाले लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक टीचर हूं, प्रोफेशनल टीचर हूं, तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होऊंगा, यानी मेरे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके बात करूंगा, या मुझे कुछ नया लगता है मेरे सेक्टर में करना चाहिए तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि क्या करने की जरूरत है। तो जैसे मैं प्रोफेशनल टीचर्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं, वैसे ही अगर मैं डिजिटल स्पेस में काम करता हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनूं जो मुझे रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता हूं? तो मैं बन सकता हूं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ये डिजिटल स्पेस में काम करने वाली सारी ऑर्गेनाइजेशंस का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो AIMAI ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में तो अभी हमने जान लिया। दूसरा जो नाम यहां पे आया था वो है डिजिटल एंटरटेनमेंट कमिटी। ये क्या है? अब डिजिटल एंटरटेनमेंट कमिटी ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनका ही हिस्सा है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करने वाली एक कमिटी है। ये कमिटी का काम क्या है? ये कमिटी के 2 रोल्स है बेसिकली। पहला जो इनका रोल है वो है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट। और दूसरा जो इनका रोल है बिजनेस डेवलपमेंट के अलावा वो है रेगुलेशन। बिजनेस डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऐसे 2 काम है। अब बिजनेस डेवलपमेंट से आप समझ जाओगे बिजनेस बढ़ाना है। रेगुलेशन से आपको मतलब है, रेगुलेशन का मतलब है कि इनके जो भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स पे ध्यान रखना, उनको रेगुलेट करना कि ऑनलाइन जो कंटेंट वो लोग ला रहे हैं वो कंटेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, लॉज के अकॉर्डिंग है या नहीं। इंडिया में ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग रेगुलेशन करते हैं? तो इंडिया में आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट ऑफ 2020, 2020 का जो आईटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इनके मेंबर्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनका कंटेंट उस क्वालिटी का है या नहीं है, ये सारी चीजें देखने का काम ये बॉडी करती है जिसका नाम है डिजिटल एंटरटेनमेंट कमेटी। अब डिजिटल एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन की पोस्ट पे कौन आया है नया? इनका नाम है रोहित जैन। रोहित जैन ये इन्होंने रिप्लेस किया है अमित गोयंका को। अमित गोयंका Z5 ग्लोबल के पहले Z5 ग्लोबल के हेड है, वो इस कमिटी के पहले चेयरमैन हुआ करते थे, तो अब उनको रिप्लेस किया है रोहित जैन ने। और रोहित जैन का साथ यहां देंगे को चेयर बन के, वो है अमित दोषी। अमित दोषी ये आईवीएम पॉडकास्ट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो अमित दोषी इनका साथ देंगे वहां पे, और जो चेयरमैन रहेंगे उनका नाम है रोहित जैन। ये लायंस गेट नाम की कंपनी है, उस कंपनी में है। तो हमको तीनों नाम भी याद हो गए, और इसी के साथ एक अपॉइंटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये भी नहीं पता चल गई। चले अगले पॉइंट पे, यहां तक क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट पॉइंट। जब हम शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि टीसीएस को एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड पॉइंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस पॉइंट को समझना। अब है क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए आपको ध्यान में आएगा, टीसीएस बैग्स रेलवे डिलीवरी ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट यूके रेल डेटा मार्केट प्लेस। अब ये एग्जैक्टली चीज है क्या, या टीसीएस को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला? आपको यहां पहला जो नाम है उस पर ध्यान देना है, वो है रेलवे डिलीवरी ग्रुप। रेलवे डिलीवरी ग्रुप ये है क्या? तो रेलवे डिलीवरी ग्रुप ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में जो भी रेल इंडस्ट्री है, पूरी रेल इंडस्ट्री, ये रेल इंडस्ट्री का मेंबरशिप जो होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन कराती है। पूरे रेल इंडस्ट्री में जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होगी वो सारे किनका मेंबर होंगे? वो सारे मेंबर होंगे रेल डिलीवरी ग्रुप का। तो रेल डिलीवरी ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटेन की, तो इट्स अ ब्रिटिश रेल इंडस्ट्री मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इस ऑर्गेनाइजेशन के पास सारा डेटा होता है रेलवे से रिलेटेड। जैसे हमारे यहाँ एक रेलवे, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ रेलवे आईआरसीटीसी है, बहुत सारी कंपनीज और भी जुड़ी होती है आईआरसीटीसी के साथ। ये सारी कंपनीज को रेलवे डेटा शेयर करता है, बराबर है। एक तो जिम्मेदारी ये होती है रेलवे की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोलो या आईआरसीटीसी जो उसके अंदर आता है उनकी, कि ये जो डेटा है वो डेटा कंज्यूमर्स के साथ शेयर किया जाए, कि रेलवेज कहां से कहां आएगी, कब आएगी, उसकी ट्रैकिंग करना, ये सारी चीजें। और दूसरा कुछ ऐसा डेटा होता है जो डेटा बाकी जो कंपनीज है जो आईआरसीटीसी को मदद करेगी उनके साथ शेयर करना होता है। तो जहां डेटा शेयरिंग की बात आती है उसको बोलते हैं रेल डेटा मार्केट प्लेस। रेल डेटा मार्केट प्लेस का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे रेल के डेटा का शेयरिंग हो रहा है, उस प्लेस को बोलेंगे अपन रेल डेटा मार्केट प्लेस। अब ये जगह तो ऑफकोर्स वर्चुअल होगी, है ना, ये जगह फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं होगी कि कोई बाजार है और वहां पे हम लोग डेटा का शेयरिंग कर रहे हैं, नहीं, इट विल बी अ वर्चुअल प्लेस। तो ये आरडीएम होता है। अब ये आरडीएम जो होता है रेल डेटा मार्केट प्लेस, ये नया बनाने की सोच रहे थे रेलवे डिलीवरी ग्रुप, और रेल डिलीवरी ग्रुप ने इस नए रेल डेटा मार्केट प्लेस बनाने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए एक कंपनी को चुना, और वो कंपनी है टीसीएस। तो टीसीएस ये रेल डिलीवरी ग्रुप के लिए काम करेगी, इनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या बनाएगी? ये बनाएगी रेल डेटा मार्केट प्लेस। किसका, कहां का रेल डेटा का मार्केट प्लेस बनेगा? यूनाइटेड किंगडम का। अब एग्जाम में सवाल इसमें से तो 3 सवाल बन सकते हैं, अगर हम हेडलाइन देखें तो 3 सवाल तो ये बनेगी कि कौन सी कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट, तो याद है वो टीसीएस। एक सवाल ये बनेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो है रेल डिलीवरी ग्रुप, या हाँ रेल डिलीवरी ग्रुप। और तीसरा ये कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज क्या बनाने के लिए दिया, तो वो है यूके का रेल डेटा मार्केट प्लेस बनाने के लिए दिया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से आईबीपीएस पीओ की डिफिकल्टी लेवल देखी गई उस हिसाब से यह भी लग सकता है कि डिफिकल्ट वाला भी अगर क्वेश्चन आए तो उसमें यह पूछा जाएगा कि टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिला रेल डिलीवरी ग्रुप का यूके का रेल डेटा मार्केट प्लेस बनाने के लिए, लेकिन वो कितने साल के लिए मिला। अब आप अगर यहां कहीं भी देखेंगे तो आपको शायद ड्यूरेशन पता नहीं चलेगी, तो आपको ड्यूरेशन भी याद रखना है। कितने साल के लिए मिला है? ये मिला है 6 साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 6 ईयर्स, और 6 साल के बाद अगर उनको लगता है टीसीएस ने बहुत अच्छा काम किया है तो ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आई होप यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम अभी अगले पॉइंट की तरफ मुड़ेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है एक नई सिस्टम से जुड़ा हुआ, एक ऐसी सिस्टम जो अभी तक हमने सिर्फ प्लांट्स में देखी थी, लेकिन अब इंडिया के साइंटिस्ट ने ऐसी सिस्टम आर्टिफिशियल बना दी है और उस सिस्टम से हम लोग पावर जनरेशन करने वाले हैं। तो कंप्लीटली नई सिस्टम है, देखो इसके बारे में जानेंगे क्या है। तो हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स की।
हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है, फूल से हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है कि कैसे प्लांट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और उसी से फिर फूड बनाती है, उसी फूड को हम खाते हैं, फिर हमको पावर आती है। तो ये जो है पावर तो आखिर में उससे हमको ही मिलेगी, या प्लांट को भी ग्रो करने के लिए उसी से पावर मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस से सोलर एनर्जी कैप्चर करके हम लोग पावर बनाते हैं या फूड बनाता है प्लांट। अब इंडिया के साइंटिस्ट ने, और ये साइंटिस्ट कहां के हैं उसको ध्यान में रखना, ये साइंटिस्ट है IISER तिरुवनंतपुरम के और IIT इंदौर के। IISER का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, IISER का फुल फॉर्म यहां लिख दूं मैं आपके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम में है। तो IISER का तिरुवनंतपुरम का ब्रांच, साथ में IIT का इंदौर का ब्रांच, यहां के साइंटिस्ट साथ में आए और यहां के साइंटिस्ट ने, यहां के रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेटिक सिस्टम बना ली, जिससे सोलर एनर्जी की हार्वेस्टिंग की जाएगी। और ये क्या करेगी, यानी सोलर एनर्जी की हार्वेस्टिंग की जाएगी और उस सोलर एनर्जी से पावर का जनरेशन होगा। इट विल बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर। और ये जो है हम मिमिक कर रहे हैं, यानी जो ओरिजिनल सिस्टम जो प्लांट्स की है, बस उसी टाइप की सिस्टम हम लोग अभी आर्टिफिशियल बना रहे। देखिए अभी भी हम लोग सोलर एनर्जी तो कैप्चर कर ही रहे, लेकिन हम लोग वो सोलर सेल्स के द्वारा कर रहे हैं। यहां पे केमिकल प्रोसेस रहेगी जिससे ये होगा, सोलर एनर्जी का कैप्चर होगा और उससे फिर पावर जनरेशन होगा। तो आपको इसमें सवाल ये आ सकता है कि नई आर्टिफिशियल फोटोसिंथेटिक सिस्टम कहाँ के रिसर्चर्स ने बनाई। तो आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और IIT इंदौर के रिसर्चर्स ने। तो आई होप ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। अगर कुछ डाउट है, अगर या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कहीं डाउट होता है, तो मेक श्योर यू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा कि अगली क्लास में उस पर और डिटेल में बात करूं। अच्छा, एक बात और आप सबसे करनी थी, एक बात और आप सबसे करनी थी। अब दो तीन जो लेक्चर्स हुए हमारे इससे पहले, उसमें क्या हो रहा था कि ऑडियो का जरा प्रॉब्लम था, हो सकता है प्रॉब्लम आ सकता है। अभी भी थोड़ा सा वीडियो का प्रॉब्लम है, यानी लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इस पे हम लोग काम अभी कर ही रहे। तो यू विल सी इंप्रूवमेंट्स इन वीडियो क्वालिटी ऑल्सो इन अ फ्यू डेज। लेकिन आप करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करते हो? ये यूट्यूब पे लगा के देखो तो सही, ठीक है, लेकिन जब भी समय मिलता है तो कान में हेडफोन लगा के, जहां भी आप जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, पैदल घूमने जा रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपका एक करंट अफेयर्स का लेक्चर ये सारे काम करते करते हो जाना चाहिए। तो मेक श्योर यू डू वन सच करंट अफेयर्स लेक्चर डेली व्हाइल डूइंग योर अदर एक्टिविटीज। चलो, अब चलेंगे हम लोग नेशनल हेल्थ पॉलिसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत सक्सेसफुल अचीवमेंट को देखने के लिए। ये क्या चीज है? इंडिया ने, या इंडिया की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इसका टारगेट रखा गया था, उसको इंडिया सक्सेसफुली अचीव किया है। उसको इंडिया ने सक्सेसफुली अचीव किया है। अब यहां पे दो तीन चीजें आ गई फिर से। एक तो चीज आ गई है नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, और दूसरा ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे आएंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये भारत सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है कि हेल्थ रिलेटेड हमको कौन से टारगेट कितने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करने हैं, ये सारा उस पॉलिसी में मेंशन होता है। अभी इसमें एक चीज के लिए इंडिया की सरकार ने टारगेट रखा था। अब वो कौन सी चीज थी? वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो।
अब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का मतलब क्या, यहां पे आप वर्ड्स पे ध्यान दो तो आपको जल्दी समझ आएगा। मैटरनल मतलब माता, मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। प्रेगनेंसी के वक्त जब किसी महिला की डेथ हो जाए तो उसे मैटरनल मॉर्टेलिटी कहा जाता है। अब बहुत ज्यादा महिलाओं की अगर प्रेगनेंसी के वक्त डेथ होती है तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसका जो दर होता है, जो रेट होता है या रेशियो होता है, उसको कम करने की जरूरत होती है। तो इस रेशियो को कम करने का एक टारगेट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने रखा गया था। अब इसका रेट कैलकुलेट कैसे होता है? मैटरनल मॉर्टेलिटी का रेशियो जो कैलकुलेट होता है वो होता है पर लाख लाइव बर्थ्स के अकॉर्डिंग। पर लाख लाइव बर्थ्स, इसका मतलब क्या कि 1 लाख बर्थ जो हुए हैं उसके कंपैरिजन में कितनी डेथ्स हुई है या कितनी मैटरनल मॉर्टेलिटी हुई है। समझो समझो 2000 2016 2014 से 2016 तक 130 डेथ्स हुई थी, मतलब 130 डेथ्स हुई थी फॉर 1 लाख बर्थ ऑफ चाइल्ड। 1 लाख चाइल्ड बर्थ के पीछे 130 महिलाओं की 130 माताओं की डेथ हो गई थी। तो ये 130 का आपका मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो हो गया। तो ये 130 का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो था 2014-2016 में। अब ये जब रेशियो था तो भारत सरकार ने नई जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी में बोला गया था कि 2020 तक हमको ये जो रेट है ये 97 तक ये 100 के नीचे लाना है। हमारा जो टारगेट था वो था लेस देन 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेस देन 100 का हमारा टारगेट था। और 2018-2020 का अभी डेटा आया है, उसमें हमको दिखा है कि ये हमने 130 से कम करके 100 का टारगेट था उससे कम करना था, तो 130 से हम लोग 97 पे लाने में कामयाब हुए हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है। ये तो अभी तक की बात हो गई, लेकिन फ्यूचर का क्या? फ्यूचर में इस पे कुछ टारगेट्स वगैरह रिवाइज रखे हैं सरकार ने या नहीं? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट रखा है सरकार ने। सरकार का जो टारगेट है वो एसडीजी से मिलता हुआ टारगेट है। एसडीजी इसका मतलब हम बहुत सारी क्लासेस में पहले देख चुके हैं। एसडीजी का मैं फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं आपके लिए, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंटल गोल्स। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंटल गोल्स। तो एसडीजी ये सारे कंट्रीज को, दुनिया भर की सारी कंट्रीज को टारगेट्स मिले हैं कि 2030 तक हमको कितनी और कैसी चीजें करना है। तो जैसे हमने 2014-16 से 2020 तक हम लोग 130 से लेके 97 पे पहुंचे हैं। अगला जो हमारा टारगेट है वो है कि 2030 तक हमको ये लेस देन 70 तक लेके जाना है। 70 से नीचे ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को ले जाना है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें बनेगी सवालों में। पहला तो बनेगा कि 2018-20 का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कितना है इंडिया का, तो वो आपको ध्यान में रखना है, 97 है। दूसरा ये पूछेंगे कि 2030 तक 2030 तक इंडिया का टारगेट जो है वो कितना है, तो अगला टारगेट भी आपको याद रखना है कि वो 70 है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें काफी सारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होने की जरूरत थी, मुझे लगता है अभी तक आपको वो आ गई होगी। चलो अब चलते वर्ड ऑफ द ईयर की तरफ। वर्ड ऑफ द ईयर, हमने इससे पहले भी वर्ड ऑफ द ईयर पे चर्चा की है। वर्ड ऑफ द ईयर ये डिक्शनरीज अनाउंस करती हैं। काफी सारी डिक्शनरीज है वर्ल्ड में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, कॉलिंस डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मैरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, ये सारी डिक्शनरीज है। हर एक डिक्शनरी अपना वर्ड ऑफ द ईयर हर साल अनाउंस करती है। इस साल अभी तक हमने 2 डिक्शनरीज के वर्ड ऑफ द ईयर पे बात कर ली थी। अभी तीसरा डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर आया है। ये डिक्शनरी कौन सी है? डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी।
ये डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी ऑन, इन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर दिया है गैस लाइटिंग को। गैस लाइटिंग, अब ये गैस लाइटिंग है क्या? देखो वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी और करंट अफेयर्स भी पता चल जाएगा। गैस लाइटिंग, गैस लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है या ये ऐसा कुछ करना है जिससे आप किसी को ग्रॉसली मिसलीड करो, यानी आप किसी को, ये आपकी ऐसा कोई काम कि जिससे आप किसी और को मिसलीड करो, वो भी बड़े तौर पे मिसलीड करो, उसको गलत रास्ता बता दो, गलत मार्गदर्शन कर दो उसका, तो इसको बोलेंगे ग्रॉसली मिसलीड करना। और वो भी किस चीज के लिए, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है वो किस लिए, तो वो अपने आप के एडवांटेज के लिए, खुद के एडवांटेज के लिए। तो अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म के लिए मिसलीड करते हो अपने खुद के एडवांटेज के लिए, तो उसको बोला जाएगा गैस लाइटिंग। ठीक है, इसको आप डिसेप्शन के तौर पे भी बोल सकते हो कि डिसीव कर दिया किसी को लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन डिसेप्शन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, गैस लाइटिंग ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस वर्ड को, गैस लाइटिंग को, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है मेरियम्स वेबस्टर्स डिक्शनरी ने। और इससे पहले जो हमने दो डिक्शनरी के वर्ड्स पे जो बात की थी वो कौन से वर्ड्स थे? तो एक वर्ड तो था होमर। होमर ये कौन सी डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था? तो वो था कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। और दूसरा वो है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड परमा क्राइसिस, ये सबसे पहले आया था। सबसे पहले जो वर्ड आया था वो आया था कॉलिंस डिक्शनरी का, परमा क्राइसिस। लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर कोई क्राइसिस रहे तो उसको परमा क्राइसिस कहते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड है होमर, इट इज रिलेटेड टू होम रन। तो ये तीन वर्ड्स अभी हमारे पास है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अभी वर्ड ऑफ द ईयर आना है, तो वो आएगा, तो उस पर भी हम लोग बात कर ही लेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। और क्या है हमारे पास? अब एक न्यूज आई है मेघालय से। मेघालय की जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक पॉलिसी को। और वो पॉलिसी कौन सी है? वो पॉलिसी है मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। पॉलिसी का नाम है मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। डिजीज वर्ड सुना है, सभी ने सुना है। डिजीज किस चीज से बनता है? डिजीज बनता है दो वर्ड से, डिस ईज, यानी जब आप ईज में नहीं हो तो उसको हम कहेंगे डिजीज। अब ये डिजीज यानी सिर्फ फिजिकल चीजों के बारे में होता है क्या? नहीं, मेंटली भी अगर आदमी फिट नहीं है तो भी हम कह सकते हैं कि उसको डिजीज है। पहले यानी कुछ साल पहले तक स्ट्रेस या डिप्रेशन, बेसिकली हम नाम लेंगे डिप्रेशन का, डिप्रेशन को एक बीमारी की तरह पे नहीं देखा जाता था। जब दुनिया भर के लोगों को, हेल्थ में काम करने वाले, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ध्यान में आया कि ये भी एक बीमारी है, तब लोगों को वो बताने में कामयाब हुए कि नहीं, डिप्रेशन जिसको आप, ये जो डिप्रेशन से की आप बात कर रहे हो वो एक बीमारी है, वो हो सकती है, तो इसके बारे में पहले बात होनी चाहिए। तो ऐसा ही इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाई थी। 2014 में ही नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी भारत सरकार लेके आई थी। और फिर अलग अलग राज्यों ने अपने अपने स्टेट में भी उस तरह की पॉलिसी लाई। इसके बाद जो पॉलिसीज लाई गई वो लाई गई केरल गवर्नमेंट द्वारा और कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा। इन्होंने भी अपने स्टेट में ये पॉलिसीज लाई। और अभी नॉर्थ ईस्ट में ये पहला स्टेट बना है मेघालय जिन्होंने मेंटल हेल्थ की पॉलिसी लाई। तो सवाल ये बन सकता है आपके लिए कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू अप्रूव या टू हैव मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? तो द फर्स्ट स्टेट इज मेघालय। और इंडिया में ये कौन से नंबर का स्टेट है हेल्थ पॉलिसी लाने वाला? तो ये इंडिया का तीसरा स्टेट है जिसने हेल्थ पॉलिसी लाई है। तो ये दो तीन सवाल इसमें से बनेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बन सकता है, देखो मेघालय की कैबिनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको, और हेल्थ पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको मेघालय की कैबिनेट को लीड करने वाले कौन है? वहां के चीफ मिनिस्टर। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम क्या है? यहाँ पे नाम दिया हुआ है इनका, सॉरी सीएम कौन है इनके मेघालय के? मेघालय के सीएम है कॉनरेड संगमा।
कॉनरेड संगमा। और वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रहना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर वहां के। स्टेट्स के मिनिस्टर वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे मिनिस्टर, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर चर्चा में हो तो नाम याद रखने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है, और वो याद रखना मुश्किल नहीं है, वो देखो बता दो कैसे। हेल्थ मिनिस्टर जो है वो है जेम्स संगमा। अब आपने सिर्फ चीफ मिनिस्टर का भी नाम याद रख लिया, कॉनराड संगमा, जो कि हमको याद है वैसे भी, तो कॉनराड संगमा अगर आपको याद है तो आपको ये जेम्स संगमा याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट एज वेल कि मेघालय ने जो पॉलिसी लाई है मेंटल हेल्थ पॉलिसी, तो मेघालय ये नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बना है पॉलिसी लाने वाला। नेक्स्ट चलेंगे हम दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की तरफ। एक अपॉइंटमेंट हमने वो रोहित जैन इनकी देखी है, जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डिजिटल एंटरटेनमेंट कमिटी के चेयरमैन बने हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हमको देखना है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम लोग नोएडा के नाम से भी जानते हैं। वहां पे कमिश्नरेट खुला था। कमिश्नरेट वहां पे जो शुरू हुआ था वो बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है, 2 साल पहले, 2020 में ही वहां पे कमिश्नरेट बना था। और अभी वहां पे जो चार्ज लेने वाली है वो है लक्ष्मी सिंह। इन्होंने चार्ज ले लिया है, लेने वाली नहीं है, ले लिया है। तो इन्होंने वहां का कमिश्नर का चार्ज ले लिया है। और इसी के साथ जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया तो ये पहली महिला ऑफिसर बन गई है जिन्होंने यूपी में किसी भी कमिश्नरेट को संभाला है। यूपी के किसी भी कमिश्नरेट को संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है लक्ष्मी सिंह। और इन्होंने कौन सी कमिश्नरेट को संभाला है, कौन सी कमिश्नरेट की हेड बनी है, तो ये बनी है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के कमिश्नरेट की हेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, हमको ध्यान रखना है। दूसरा जो नाम है वो है प्रसून जोशी। इनका नाम, प्रसून जोशी को हम लोग काफी सारी चीजों के लिए जानते हैं। अब यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं, प्रसून जोशी। इनको हम जानते हैं, आपको तारे जमीन पर याद होगा, तारे जमीन पर तारे जमीन पर ये मूवी में बहुत अच्छा गाना था माँ, जो शंकर महादेवन ने गाया था। तो इस गाने को किसने लिखा था? प्रसून जोशी ने लिखा था। भाग मिल्खा भाग की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? प्रसून जोशी ने लिखी है ना। तो प्रसून जोशी वैसे भी हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने गाने लिखे, जिसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स भी काफी बार मिला है, और आई थिंक 2 बार तो नेशनल अवार्ड मिला है। इसको थोड़ा चेक कर लेना, 2 बार मिला है या 1 बार मिला है, उसको चेक कर लेना। आई थिंक 2 बार मिला है इनको। तारे जमीन पर के माँ ये गाने के लिए तो नेशनल अवार्ड इनको मिला था। अभी फिलहाल प्रसून जोशी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी संभाल रहे हैं। वो जगह कौन सी है? तो वो है सेंसर बोर्ड जो है इंडिया का, सेंसर बोर्ड। तो ये सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी है। इंडिया के सेंसर बोर्ड के चेयरमैन फिलहाल कौन है? प्रसून जोशी है ना। तो ये सेंट्रल बोर्ड, सेंसर बोर्ड जो है इंडिया का, उसके भी चेयरमैन है। इसको हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, सेंसर बोर्ड को। तो इसके भी चेयरमैन है। साथ में ये मैकेनवर्ल ग्रुप इंडिया के भी सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं। इनको उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सवाल देखो, पॉइंट तो एक है, पॉइंट एक ही है इसमें कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 3-4 नाम दे देंगे, उसमें से नाम याद रखना आपको, प्रसून जोशी को मिला है। यह भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड ही नाम देंगे ऐसा नहीं है, नाम यह भी आ सकता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन कौन है, नाम याद रखना, प्रसून जोशी। राइट, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। चलो और क्या है, व्हाट डू वी हैव। अभी हम लोग आए नोएडा से, फिर गए हम उत्तराखंड, अब चलेंगे चाइना, क्योंकि चाइना के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर, फॉर्मर लीडर की डेथ हुई है।
नाम क्या है इनका? नाम है जियांग जेमीन। जियांग जेमीन, जियांग जेमीन ये चाइना की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा नाम है। 1989 में चाइना में तियानमेन स्क्वायर पे एक क्रैकडाउन हुआ था। अब अगर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे या इवन चाइनीज हिस्ट्री, मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो तियानमेन क्रैकडाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं ये रेकमेंड करूंगा आप इसको थोड़ा सा पढ़िए। तो तियानमेन क्रैकडाउन जो हुआ था 1989 में, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जो अभी वहां पे लीड कर रही है सालों से, उसके दो धड़े बन गए थे और ये दो धड़े बनने के बाद इनको एक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय पे इनको एक करने का काम किया था, वो किया था जियांग जेमीन ने। इन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ये वहां के प्रेसिडेंट बने, ये बने वहां के लीडर। ये सरप्राइज था तब कि ये कैसे लीडर बन सकते हैं, लेकिन ये लीडर बने वहां के। लीडर बनने के बाद अगले 10-12 साल तक इन्होंने या इनके लीडरशिप में चाइना ने जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की है वो हम सभी ने देखी है। 1990 से 2000 तक जो चाइना की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्होंने काम किया है वो लाजवाब था। और इसके पीछे की जो सोच थी या वो समय पे जो चाइना को डायरेक्शन दी थी वो दी थी जियांग जेमीन इन्होंने। अब जियांग जेमीन इन्होंने वैसे तो 2004 में ऑफिशियली उन्होंने कह दिया था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं अभी, और अपनी बागडोर किसी और को दे दी, पर लेकिन पर्दे के पीछे से फिर भी ये वो सारी सिस्टम चला ही रहे थे। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बहुत सीनियर लीडर थे। अभी पिछले ही महीने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक कांग्रेस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये जब नहीं पहुंचे तभी ये ध्यान में आ गया था कि इनकी तबीयत बहुत खराब है और 2 दिन पहले ही अभी न्यूज आई है कि जियांग जेमिन अभी नहीं रहे। सो ही डाइड एट द एज ऑफ 96। ही वाज अ सरप्राइज चॉइस। आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा कि ही वाज अ सरप्राइज चॉइस पहली बार तो, लेकिन जो इन्होंने बाद में करके दिखाया वो बहुत बड़ा योगदान था चाइना के लिए। वहां उस समय पे जब वो प्रेसिडेंट थे तब हांगकांग को रिटर्न किया गया था ब्रिटिश ने, ब्रिटिश रूल से हांगकांग रिटर्न हुआ था। उसके बाद वो अपना चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी उन्हीं के समय पे बना। तो WTO का हिस्सा भी चाइना 2001 में बना। वो समय पे भी जो प्रेसिडेंट थे वो थे जियांग जेमिन। तो ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इस पे भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे और ये अवार्ड है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इंडिया में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है MAKA अवार्ड। MAKA स्टैंड्स फॉर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है किसी यूनिवर्सिटी को। इट इज गिवन टू अ यूनिवर्सिटी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी को किस लिए दी जाती है? ये दी जाती है यूनिवर्सिटी को इसलिए कि ताकि वो यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्पोर्ट्स के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है उस यूनिवर्सिटी को ये दी जाती है। तो इस साल का 2021-22 के लिए ये जो ट्रॉफी दी गई है वो किसको दी गई? तो ये दी गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। ये दी गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा ये ट्रॉफी दी गई और ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दी गई 2021-22 के लिए। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था स्पोर्ट्स में, है ना। ऑलराउंड बेस्ट परफॉर्मेंस रहा इनका स्पोर्ट्स में इस साल। अगर मैं ये कहूं आप लोगों से कि इस साल की ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021-22 की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिली है, पंजाब की यूनिवर्सिटी है, उससे अच्छा ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि इस साल की भी ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब को मिली है। क्योंकि ये रिकॉर्ड 24th टाइम है, 24वीं बार ये ट्रॉफी इसी यूनिवर्सिटी को मिल रही है।
ठीक है, तो स्पोर्ट्स के सेक्टर में ये यूनिवर्सिटी ने बहुत तगड़ा नाम किया है और ऑलमोस्ट 36 ऐसे लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी से आए हैं और बाद में अर्जुन अवार्ड विनर्स बने हैं। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स सेक्टर में यूनिवर्सिटी का। तो आई होप ये आपको याद रहेगा। अभी हम चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ, और एक अभी पॉइंट है जो कि फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में ये फेस्टिवल कहां हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में ये फेस्टिवल हुआ है बांदीपोरा में। जम्मू कश्मीर का पहला फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जो हुआ है वो हुआ है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में। क्यों होता है कोई भी एक विंटर फेस्टिवल या ट्राइबल फेस्टिवल क्यों होता है? ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके जो कस्टम्स है, उनकी जो ट्रेडिशंस है, ये सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस ये लोगों तक पहुंचे, उनका शेयरिंग हो, अलग अलग ट्राइब्स की अलग कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो लोगों में शेयर हो। इसी फेस्टिवल्स के वक्त लोकल स्पोर्ट्स भी होते हैं, लोकल गेम्स भी होते हैं, आर्ट कल्चर इनको भी शेयर की जाता है, म्यूजिक और डांस भी पता चलता है, और इसीलिए ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो आपको ये फेस्टिवल याद रखना है। पहला और ये पहला है इसलिए बता रहा हूं कि पहला विंटर फेस्टिवल जो हुआ है, ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, ये कहां हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में। ठीक, आई होप यहां तक सब क्लियर है। फाइनली आई थिंक अब हमें लास्ट पॉइंट की तरफ मुड़ने में कुछ बचा नहीं है। अभी हम आखिरी पॉइंट की तरफ आएंगे, और हर बार की तरह आखिरी जो पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ 2 दिसंबर। 2 दिसंबर का इंपॉर्टेंस, कौन से इंपॉर्टेंट डेज 2 दिसंबर को होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट डे है वो है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, उसके याद में ये ऑब्जर्व किया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस लीक हुई थी, इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी बहुत बड़ी, और गैस लीक होने की वजह से काफी सारे लोगों की उसमें डेथ हो गई थी। इसीलिए हम लोग हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। पोल्यूशन ये इसीलिए खास कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ये पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है, इसको कंट्रोल करना, मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें याद रहे, और इस चीज के रिलेटेड हम लोग अवेयरनेस फैला सके, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डे है आज का वो है इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को पूरी तरह से मिटा देने का जो संकल्प लिया था यूनाइटेड नेशन ने, वो भी 2 दिसंबर को एक रिजोल्यूशन पास करके लिया गया था 1949 में। 1949 में यूनाइटेड नेशंस ने ये रिजोल्यूशन पास किया था, और ये रिजोल्यूशन पास इसी दिन होने की वजह से स्लेवरी को एबॉलिश करने का ये रिजोल्यूशन था, और इसीलिए इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट डे है आज, और ये आखिरी पॉइंट भी है हमारी आज की चर्चा का, वो है आज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है, या इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे भी कहा जाता है। अब सुनने में ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो डे है ना, ये इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है NIIT, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने शुरू किया था। जब इन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, NIIT के जो फाउंडर्स थे, इन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी और उसमें इनको ध्यान में आया कि कंप्यूटर्स बेसिकली जो मैनेज करते हैं, जो चलाते हैं, उसमें ज्यादातर मेन है, ऐसे केस में ज्यादातर पुरुष है, और इसी केस में और इसीलिए बच्चे और महिलाएं भी कंप्यूटर का यूज ज्यादा से ज्यादा करने लगे। इसीलिए उन्होंने इस डे को ऑब्जर्व करना या सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो इट इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और मुझे लगता है इस डे की वजह से अभी तो सभी लोग कंप्यूटर्स का अच्छी तरह से यूज कर ही लेते, फिर भी
कुछ लोगों को अभी भी उसमें तकलीफ होती है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग उन तक भी ये चीजें पहुंचाएं। देखिए, लास्ट में बिफोर वी फिनिश एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा। नॉलेज एक तरफ है, नॉलेज की भूख एक तरफ है, माध्यम की कमी है। वो माध्यम हमको बनना पड़ेगा। जहां नॉलेज चाहिए और नॉलेज जहां है, इनके बीच का मीडियम कंप्यूटर बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना है। हमको भी उसी प्रकार का माध्यम बनने की जरूरत है। आई होप आज जितने भी पॉइंट्स हमने देखे आप सबको समझे होंगे। कल भी जिस बात को कहा था आज भी उसी बात को कहूंगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि और डिटेल इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है, बताने में कुछ मिस्टेक हो गई है या कहीं करेक्शन करने की जरूरत है, तो आप कमेंट में बताएं, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।